अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वी जस्ट हैव अ रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूएमएल की जो सबसे पहली स्टैटिक डायग्राम थी, जो कि यूज केस डायग्राम थी, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को हमने स्टार्ट की थी। और हमने पहले रोल्स देखे थे कि हमारे यूज केस डायग्राम में कौन से होते हैं। इसमें हमने एक्टर्स देखा था, यूजर्स देखे थे, यूज केसेस देखे थे, व्यूज देखे थे, और फिर हमने देखा था कि किस तरह की रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन द यूज केसेस, जिसमें हमने एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप देखा था, फिर हमने इंक्लूड का रिलेशनशिप देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने एक सिनेरियो को लेके उसकी बेस पे हमने एक यूज केस डायग्राम को हमने डेवलप किया था। अब लास्ट लेक्चर में जो चीज यूज केस डायग्राम से रिलेटेड रह गई थी वो थी आखिरी तरह का रिलेशनशिप, जो कि था जर्नलाइजेशन। अब जो जर्नलाइजेशन है ये बेसिकली इनहेरिटेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो कि हम लोगों ने ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अंदर डिस्कशन भी की थी। और ये इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक ही तरह का अगर हमारा बिहेवियर है, एक ही तरह का अगर फीचर है, तो बजाय इसके कि हम लोग एक ही तरह का काम बार बार करें, हम एक कॉमन तरह की चीज बना लें और उस कॉमन तरह की चीज को या उस कॉमन यूज केस को हम फिर जेनेरिकली इनहेरिट कर दें, जो भी उस यूज केस को यूज करना चाह रहा है। मतलब लास्ट जो हमारा सिनेरियो था उसके अंदर हमारे बेसिकली 3 बेस यूज केस बन रहे थे, जिसमें एक था टू टेक द कस्टमर ऑर्डर, उसके बाद था कि रिटर्न द फॉल्टी गुड्स, और जो एक्सटेंडेड हमारा वो था, क्या नाम है, यूज केस, वो था कि कस्टमर स्पेसिफिक हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं। उसी ही को मैं अगर जर्नलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीमॉडल करूं, उसमें अगर मैं एक्सटेंड को भी यूज नहीं कर रहा, उसी को अगर मैं जर्नलाइजेशन को यूज करते हुए रीमॉडल करूं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन नजर आ रहा है कि हमारा एक्टर अभी भी वही है जो सेल्स असिस्टेंट था। अब जो हमारे दो यूज केस से, जो बेस यूज केस से, जो हमारा रिटर्न फॉल्टी गुड था और दूसरा था कि टू टेक द कस्टमर ऑर्डर, इन दोनों को हैंडल करने के लिए मैंने एक तीसरा जनरलाइज यूज केस बना दी है। उसका नाम है रखा है हैंडल कस्टमर ट्रांजैक्शन। यानी इस यूज केस के अंदर वो सारे के सारे प्रोसेसेस इनकैप्सुलेट होंगे जो फॉल्टी गुड को रिटर्न करने के लिए चाहिए, और जो टू टेक द कस्टमर ऑर्डर का जो हमारा यूज केस था उसको फुलफिल करने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं, वो ये तीसरा यूज केस को जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है, वो जो कॉमन फीचर है उनके, यानी टू ऐड द प्रोडक्ट और टू रिमूव द प्रोडक्ट, टू ऐड द पेमेंट डिटेल, ये जो फीचर है ये हमारे टेक कस्टमर ऑर्डर के था। और जो हमारा रिटर्न फॉल्टी गुड था उसके अंदर था कि अगर कोई कस्टमर हमारा फॉल्टी गुड को रिटर्न करने आ रहा है तो हमने उसके ऑर्डर को रिवर्ट करना है, उसके पैसे वापस करने हैं, उसकी ट्रांजैक्शन को अनडू करना है। ये दो जो मैंने आपको बताए हैं स्टेप्स, ये स्पेसिफिक हैं टू रिटर्न फॉल्टी गुड्स एंड टू टेक द कस्टमर ऑर्डर। अब जो इन दोनों में चीज कॉमन थी वो थी कि हमने ये आइडेंटिफाई करना था कि हमारा कस्टमर नया है या एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ये जो कॉमन फंक्शनैलिटी है ये मैंने अब डाल दी है हैंडल और कस्टमर ट्रांजैक्शन के अंदर। अब जो ये जो भाई जो फंक्शनैलिटी है जो ये आइडेंटिफाई करके बताती है कि हमारा कस्टमर नया है कि पुराना है, ये फंक्शनैलिटी दोनों सब यूज केसेस इनहेरिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायरेक्टेड एरो बनाते हैं फ्रॉम द बेस यूज केस, फ्रॉम द एक्सटेंडेड यूज केस, जो कि हमारा सब यूज केस है। हमारे केस में टेक कस्टमर ऑर्डर एंड रिटर्न फॉल्टी गुड, और हम एरो बनाते हैं टूवर्ड द पेरेंट यूज केस जो हमारा हैंडल कस्टमर ट्रांजैक्शन का है। अब जो जनरलाइजेशन वाली चीज है, जरूरी नहीं है कि आप कि जो जनरलाइजेशन है वो सिर्फ यूज केसेस के दरमियान ही हो सके, ये एक्टर्स के दरमियान भी हो सकती है, ये यूज केसेस के दरमियान भी हो सकती है। देयर इज नो लिमिटेशन टू इट। अब इस डायग्राम के अंदर आपको एक बाउंड्री भी बनी हुई नजर आ रही होगी। इस बाउंड्री का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक कंप्लीट यूज केस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यूज केसेस तो हैं इसके अंदर, रिटर्न फॉल्टी गुड और टेक कस्टमर ऑर्डर, हैंडल कस्टमर ट्रांजैक्शन, ये 3 यूज केसेस हैं। लेकिन बाउंड्री हमें ये शो कर रही है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो चीजें हैं वो कंप्लीट यूज केस डायग्राम को रिफ्लेक्ट हमने करने की कोशिश की है। तो जनरलाइजेशन आखिरी कॉन्सेप्ट था हमारी यूज केस डायग्राम का। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, एक यूज केस डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर एक नजर आ रही होगी जो कि क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। अब इस क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको ये फीलिंग देने की कोशिश की है कि जो जर्नलाइजेशन होती है वो बिटवीन यूज केसेस तो हो ही सकती है, जैसे हमने भी डिस्कस की है, लेकिन ये बिटवीन एक्टर्स भी हो सकती है। यानी अब क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्टर नजर आ रहा है कस्टमर। अब जो हमारे कस्टमर हैं वो 2 तरह के हैं, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जांपल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल है। तो जो हमारे अब कस्टमर हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक हमारा इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है यानी वॉक इन कस्टमर, एक हमारा कॉर्पोरेट क्लाइंट भी हो सकता है दोनों कस्टमर ही, लेकिन दे बोथ विल बी हैविंग द सेम फीचर ऑफ द कस्टमर। तो मैंने बेसिकली कस्टमर से बेसिकली अब 2 जेनेरिक या जनरलाइजेशन को अप्लाई करते हुए मैंने एक उसका जो था पेरेंट एक्टर बना दिए और 2 उसके मैंने सब एक्टर बना दिए हैं वो एक्टर ही, लेकिन वो पेरेंट उससे लिंक कर रहे हैं। अब जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे भी आपको 2 एक्टर नजर आ रहे हैं। एक एक्टर आपका है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या रिटेल इंस्टीट्यूशन है, और जो दूसरा एक्टर है वो हमारा स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारा क्लियरिंग हाउस वाला काम करेगा, जो भी हमारे चेक आते हैं उसको क्लियर करने के लिए। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक बैंक इटसेल्फ हो सकता है, लीजिंग कंपनी हो सकती है, और जो आपको बॉक्स के अंदर चीजें नजर आ रही हैं वो हमारे यूज केसेस हैं। यानी यूज केस के अंदर हमारा ये आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन, क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग, यानी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपको एक बॉक्स के अंदर नजर आ रहे हैं जो कि हमारी यूज केस की बाउंड्री है। ये जो डायग्राम है आपको मैंने सिर्फ ये फीलिंग देने की कोशिश की है कि जनरलाइजेशन जो है वो सिर्फ यूज केसेस के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती, इट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्टर्स ऑल्सो। और एक यूज केस डायग्राम को बनाने के लिए जितनी भी चीजें हमने या जितने भी रोल्स और जितने भी रिलेशनशिप्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, वो तमाम का एक ही डायग्राम में मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके डिस्पोजल पे हैं, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, इट विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, जिसकी बेस के ऊपर आपने रिक्वायर्ड चीजें, रिक्वायर्ड यूज केसेस, रिक्वायर्ड एक्टर्स, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप्स आपने अप्लाई करने हैं। आपको जो एग्जाम के अंदर भी चीज आएगी वो भी इसी तरह की चीज आएगी। हो सकता है मैं आपको डायग्राम दे दूं, मैं कहूं इसकी रिक्वायरमेंट लिख दें, हो सकता है मैं आपको रिक्वायरमेंट दे दूं, मैं कहूं इसकी डायग्राम बना दें, हो सकता है मैं आपको रिक्वायरमेंट भी दे दूं, डायग्राम भी दे दूं, और मैं कहूं कि इसमें जी आप एरर निकालें, क्या दोनों की एग्जैक्ट मैपिंग है। तो बेसिकली आपको ओपन बुक एग्जाम होने का मतलब यही है कि आपने कोई चीज याद नहीं करनी, एनालिटिकल स्किल आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप चीज को देखते साथ ही अंदाजा लगा लें कि इसमें कोई चीज गड़बड़ है, मैपिंग है। एनालिटिकल स्किल आपकी पॉलिश होनी चाहिए, ना कि रट्टा लगाने की स्किल। तो ये 2-3 डिफरेंट फ्लेवर्स आपको आपके साथ हर चीज के बाद सिनेरियो डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि यू शुड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। जब भी आपके एग्जाम्स होए तो आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए कि किस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट की जाएंगी। ये 2-3 तरह के सिनेरियो में आपसे हर डायग्राम के बाद डिस्कस किया करूंगा ताकि आपको फीलिंग आती जाए कि व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द एग्जाम। अब ये जो मैंने 2 वेरिएशंस आपके साथ डिस्कस की हैं जनरलाइजेशन के रिलेशनशिप से रिलेटेड, यहां पे हमारी यूज केस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी वो खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा यूज केस डायग्राम आई डोंट वांट टू डिस्कस इन दिस कोर्स। अब इसके बाद हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखते हैं जिसमें जनरलाइजेशन में भी हो सकते हो, यूज केसेस भी होंगे, एक्टर्स भी होंगे, डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स भी होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखी थी वो थोड़ी सी छोटी थी। वो हमने एक प्रोसेस को देखा था और उस एक प्रोसेस के अंदर हमने डिफरेंट यूज केसेस देखे थे।
अब जो मैं आपके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करने लगा हूं, इट इज अ बिट लेंथी, यानी वो 2 स्लाइडों पे सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई नजर आएंगी। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक पॉसिबल सोल्यूशन डिस्कस करूंगा जो कि 100% करेक्ट नहीं होगा। देर इंटेंशनली मैंने उसके अंदर कोई चीज मिस की हुई है या मैंने गलत बनाई हुई है, विच आई वॉन्ट यू पीपल टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इट। अब यहां पे आई वुड लाइक टू आइटरेट कि जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन में गड़बड़ हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं आंसर बता रहा हूं वो गलत हो। एट टाइम ये भी होगा कि मैं हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट ही गलत बता दूं। तो आपको सिर्फ ये दिमाग में नहीं रखना कि रिक्वायरमेंट को देखकर साथ ही शुरू हो जाए एग्जाम उसका आंसर लिखना। यू फर्स्ट हैव टू जज कि जो रिक्वायरमेंट आपको दी है क्या वो रिक्वायरमेंट सही भी है कि नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट सही है, स्टेबल है, फिर ही उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। हो सकता है आपको एग्जाम में मैं एक ऐसा सिनेरियो दे दूं जिसकी हो सकता है कि डायग्राम बनना ही पॉसिबल ना हो, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन ड्राइंग द डायग्राम। तो मेरा कहने का मतलब ये, पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आप ये जज करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट ऐसी हैं कि उसके सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। वाइस वर्सा, मैं अगर आपको एक सोल्यूशन दे दूं तो और मैं आपसे बोलूं कि इसकी रिक्वायरमेंट लिखें, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं, एग्जैक्ट वर्डिंग आपसे एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि जितने भी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ये किसी बुक का पार्ट नहीं है, ये रियल टाइम सारे सिनेरियोज हैं, और ये रियल टाइम आपको जब इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे इसी तरह की चीजें आपको करने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर बुक, क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक बता दूंगा आप लोग उसको रटा लगाना शुरू कर देंगे। तो आपने सिर्फ सिनेरियो को देखना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आपने पॉलिश करना है। इस कोर्स का मकसद आपको कोई स्पेसिफिक बुक याद करवाना नहीं है। इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप ये कोर्स कर लें, आपकी एनालिटिकल स्किल इतनी हो जानी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर। अब मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करने लगा हूं विच इज अ बिट कॉम्प्रिहेंसिव वन, मतलब आई मीन वो थोड़ी लेंथी है, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मेरे साथ साथ जो मैं पढ़ रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने, एंड जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें या इस स्टेटमेंट को जब आप वीडियो सुने तो ट्राई टू विजुअलाइज इट। अपने दिमाग में इसको विजुअली इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, विजुअली अपने प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, रादर देन कि आप रटा लगाएं या आप अंडरलाइन करते जाएं या हाईलाइट करते जाएं। सिनेरियोस को, इस तरह के सिनेरियोस को हल करने का तरीका ये होता है कि कम से कम 2 से 3 मरतबा सिनेरियोस को पढ़ें, थॉरली पढ़ें, और हर आइट्रेशन में, यानी अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है हाईलाइटेड अंडरलाइन कर लें उसको। फिर दूसरे आइट्रेशन में दोबारा इसको पढ़ें, क्योंकि केस स्टडी या सिनेरियो बेस्ड स्टडी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहली मर्तबा आपके दिमाग में आंसर आ जाए। एक बात याद रखें, अगर पहली दफा पढ़ के आपने कोई चीज ड्रॉ कर दी है, चाहे प्रोग्रामिंग है चाहे डायग्राम है, 95% चांस होता है कि वो गलत होगी, क्योंकि कोई इंसान का दिमाग, किसी इंसान का दिमाग इतना तेज नहीं होता कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम सही आंसर बना ले, ये गलत होता है। इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। 2-3 मरतबा पढ़ें, आपके दिमाग में विजुअल डायग्राम बनना लाजमी शुरू हो जाएगी, एक्टर्स आइडेंटिफाई करना शुरू आप लोग कर देंगे, आप लोग रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, यूज केसेस आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, एंड ट्राई टू कीप इट। इस प्रोसेस को आप लोग ने कंटिन्यू करना है। डोंट थिंक कि मैं किसी बुक को उठा के आपके आंसर को बता दूं। और एक बात कि जब मैं आपके साथ ये सिनेरियो डिस्कस कर लूं, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, डोंट गो टू द आंसर डायरेक्टली। पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें, गौर से समझें, उसके बेस पे अपना एक सोल्यूशन बनाएं, लेकिन सोल्यूशन बनाने के बाद उसको 2-3 मरतबा रिव्यू करें और फिर कंपेयर करें जो मैं आपको पॉसिबल सोल्यूशन बता रहा हूं, क्योंकि जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसके अंदर इंटेंशनली मैंने एक चीज गलत की हुई है। अब जब तक आप इस सिनेरियो को गौर से नहीं पढ़ेंगे 2-3 मरतबा, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि उस मेरे पॉसिबल सोल्यूशन में गड़बड़ क्या है। अब हो सकता है आपको एग्जाम में इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े कि गलत मैं आपको आंसर दे दूं और मैं कहूं इसको सही करें, तो आपने बड़े ध्यान से इस चीज को करना है। अब मैं सिनेरियो पढ़ने लगा हूं जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है।
स्टूडेंट may register for classes during a specified registration period. To register, a student must see their advisor. Advisor वो होता है जो बेसिकली एडवाइस करता है कि स्टूडेंट क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है कोर्स के अंदर रजिस्टर करने की कि नहीं, और ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि हर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में ये जो हमारा प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाता है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. द एडवाइजर मस्ट अप्रूव ईच कोर्स that the student has selected. The advisor will use the registration system to determine if the student has met the course prerequisite. Prerequisite का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स लेने जा रहा हूँ, क्या मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स भी पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ. अगर मैं बेसिक प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, एंड सो ऑन. तो इन द गुड एकेडमिक स्टैंडिंग एंड इज एलिजिबल टू रजिस्टर. एलिजिबल टू रजिस्टर के से मुराद ये हो सकता है कि ये ना हो कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसने कोर्स रजिस्टर करवा लिया, तो ये चीजें एलिजिबल टू रजिस्टर है. उसके बाद इफ अ एडवाइजर अप्रूव द कोर्स, द एडवाइजर एंटर्स द स्टूडेंट्स कॉलेज आईडी इनटू द रजिस्ट्रेशन सिस्टम. द कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच कोर्स इज एंटर्ड. द कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स नंबर एंड सेक्शन फॉर दोज कोर्सेज विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड. अब जो एडवाइजर है वो बेसिकली ये वेरीफाई कर लेगा कि क्या स्टूडेंट की जो एकेडमिक उसकी रैंकिंग है वो बेहतर है, जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल करता है कोर्स के लिए कि नहीं. जब वो ये चीजें वेरीफाई कर लेगा तो वो स्टूडेंट के ने जो कोर्स रजिस्टर किया है या जो वो कोर्स रजिस्टर करवाने जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा, यानी कोर्स आईडी एंटर करेगा. उसके सामने कोर्स जो उसकी कोर्स की डिस्क्रिप्शन है और जो सेक्शन है उस कोर्स के वो डिस्प्ले हो जाएंगे. उसके बाद the system will check the schedule conflict before saving the registrations. A bill for a course will be printed in the registrar office. The student should proceed to pick it up. ये हमारे कंप्लीट सिनेरियो का अभी पहला पेज है. अभी इसके बाद अगला पेज भी आना है. मैं इसकी आपको समरी बता देता हूँ. ये सिनेरियो बेसिकली ये कहते हैं कि जब किसी स्टूडेंट ने कोई कोर्स रजिस्टर करवाना है तो सबसे पहले वो एडवाइजर के पास जाएगा. एडवाइजर को अपने इंटेंडेड कोर्स बताएगा जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है. एडवाइजर जो है वो पहले ये वेरीफाई करेगा कि क्या स्टूडेंट की एकेडमिक रैंकिंग सही है कि नहीं है, वो एलिजिबल है कोर्स रजिस्टर करवाने के लिए कि नहीं. अगर ये दो रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो जो एडवाइजर है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करेगा सिस्टम के अंदर, तो कोर्स की डिटेल आ जाएगी कि उस सेक्शन के अंदर जगह भी है, उस कोर्स के अंदर जगह भी मौजूद है कि नहीं है सेक्शन के अंदर स्टूडेंट को रजिस्टर करने की. और उसके बाद जब वो देख लेगा कि हाँ जी जगह मौजूद है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को चेक करेगा. यानी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसको मैंने डेटाबेस के अंदर सेक्शन ए में रजिस्टर कर दिया है और उसकी जो क्लासेस का स्केड्यूल आ रहा है वो किसी दूसरे कोर्स से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी जो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म है वो भी हमारा सिस्टम इसको चेक करेगा. उसके बाद जब ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी, यानी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, तो उसके बाद एक बिल जनरेट होगा जो ये बताएगा कि जो स्टूडेंट ने अगर 5 कोर्स रजिस्टर किए हैं तो उसकी अमाउंट कितनी बनती है. उस अमाउंट के हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बिल जनरेट हो जाएगा. स्टूडेंट रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा, अपनी आईडी बताएगा और वो बिल पे करके उसकी फीस पेमेंट करेगा. ये अभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है. अब अगली स्लाइड पे आते हैं. अब अगली स्लाइड ये कहती है कि faculty can use the registration system to check enrollment in their classes, get a class list, check the student transcript, look up the student phone number and such another information. मतलब अब ये रिक्वायरमेंट हमें कह रही है कि जो हमारा सिस्टम है वो एक साइड पे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है, जितने भी उसके मैटर्स हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. दूसरी रिक्वायरमेंट हमें ये कह रही है कि जो हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वो हमारी फैकल्टी को भी एंटरटेन कर रहा है. यानी फैकल्टी लॉगिन होकर ये देख सकती है कि उसके कौन से कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, जो स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और इस तरह की चीजें. अगली रिक्वायरमेंट हमें ये बताती है कि द रजिस्ट्रार कैन यूज अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू एंटर न्यू क्लासेस फॉर अपकमिंग सेमेस्टर, कैंसिल अ क्लास एंड चेक द कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम एंड फैकल्टी असाइनमेंट. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं, यानी कोई एक नई डिग्री ऑफर हो गई है, एक नया कोर्स ऑफर करना है, या ये चेक करना है कि क्या एक ही टीचर को 2 टीचर को एक ही वक्त में एक रूम तो एलोकेट नहीं हो गया बाय मिस्टेक. तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो भी हमारा सिस्टम जो हम लोग बनाने लगे हैं
वो एंटरटेन करे। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि एडमिशंस यूज अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू ऐड न्यू स्टूडेंट, यानी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स सिस्टम हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो भी इसी सिस्टम को यूज करेंगे टू ऐड द न्यू स्टूडेंट्स, यानी जो नई एनरोलमेंट्स हो रही हैं वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होंगी। आखिरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है, एनरोलमेंट सर्विसेज यूज द रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू रिपोर्ट ऑन रिटेंशन, update student information and check fulfillment of graduation requirement for those students planning to graduate। यानी स्टूडेंट की एनरोलमेंट से लेकर, यानी जब वो नया स्टूडेंट आया, उसने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई, सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाई, जब उसकी सारी उसने कोर्सेज खत्म कर लिए, फाइनल प्रोजेक्ट भी उसने खत्म कर लिया, अब जब उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमने उसको इनवाइट करना है या हमने ये बताना है कि हाँ जी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की ग्रेजुएशन करने की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हुई है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन के लिए हैं, मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज उसने पूरे कर लिए हैं, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर उसने पूरे कर लिए हैं, ज्यादा कोर्सेज में फेल तो नहीं है। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये रूल होता है कि आउट ऑफ 40 कोर्सेज फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है उसका वो मिनिमम या मैक्सिमम 3 कोर्सेज में उसका एफ आ सकता है या 3 कोर्सेज में उसका डी आ सकता है, इस तरह की चीजें। मतलब जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ग्रेजुएशन करने के लिए वो भी हमारा यही सिस्टम बताएगा। मतलब ओवरऑल हमारे पास अब 5 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, या यूं कहना चाहिए कि 5 एक्टर बेस्ड प्रोसेसेस हैं जो हमें बता रहे हैं। अब ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है विच इज अ बिट लेंथी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2 स्लाइड्स के ऊपर जानबूझ के मैंने बनाया है, 2 स्लाइड्स के ऊपर जानबूझ के इसलिए बनाया कि जो पहली स्लाइड थी वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, जो कि मेन प्रोसेस था, उसको उसने हैंडल किया है, और जो दूसरी स्लाइड है वो छोटे छोटे जो उसके सब प्रोसेस नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अ बिट स्मॉलर प्रोसेसेस हैं उसी सिस्टम के, उनको आइडेंटिफाई किया है। अब ये आपने सिनेरियो पढ़ लिया। अब सिनेरियो पढ़ने के बाद इस कम से कम आपने इस सिनेरियो को 2 से 3 मरतबा गो थ्रू करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ट्राई टू विजुअलाइज इट, ट्राई टू विजुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट या इंस्टेंस बनाने की कोशिश करें एंड ड्रॉ इट ऑन द कॉपी। अपने पेपर के ऊपर उसको रफली बनाएं, स्केच बनाएं, आइडेंटिफाई करें एक्टर्स को, क्योंकि फर्स्ट टाइम 90% केसेस में आप हो सकता है गलत आइडेंटिफाई कर दें एक्टर्स को, या तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको आएगी। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस। ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के अलावा नहीं आ सकती। मतलब जितनी ज्यादा आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस, आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि एक्टर और यूज केसेस में क्या फर्क होता है। ज्यादा सिनेरियोस करने से चीज नहीं आएगी, जब तक खुद नहीं करेंगे सिनेरियो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये फीचर आपके अंदर नहीं आएगा, ये स्किल आपके अंदर नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये स्किल बिल्ट इन होती है, लेकिन बहुत सारों में नहीं होती, तो यू डोंट फील अनकंफर्टेबल कि मैं ये फर्स्ट टाइम क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही, ये नेचुरल चीज है। अब मैं आपके साथ इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन, जो कि गलत है, मतलब 100% गलत नहीं है, इंटेंशनली मैंने उसे कुछ लूप होल्स उसके अंदर जानबूझ के छोड़े हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने लगा हूं। सोल्यूशन को कि जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका ओवरव्यू जरूर बता दूंगा, लेकिन नॉट द स्पेसिफिक जो उसके अंदर लूप होल है। वो आपका काम है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू कम अप विद अ कंप्लीट, या यू हैव टू कम अप विद अ करेक्ट सोल्यूशन। अब जो इसका पॉसिबल सोल्यूशन है, उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक्टर्स आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केस में आप एक्टर्स को सही आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी एक्टर हमारा फैकल्टी बनता है, एडवाइजर बनता है, रजिस्ट्रार ऑफिस बनता है, और इस तरह की चीजें। ये जो एक्टर्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इस केस में देखें, ये जो आपका आंसर है, जो मैंने आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन बताया है, इसके अंदर मैंने कहीं एक्सटेंड्स यूज नहीं किया। नंबर 1, एक्सटेंड यूज नहीं किया। दूसरा, मैंने जर्नलाइजेशन यूज नहीं की है, सिर्फ मैंने एक जगह इंक्लूड यूज किया है, और यही हिंट है कि ये दो चीजों की एब्सेंस एक लूप होल क्रिएट कर रही हैं। जानबूझ के लूप होल मैंने क्रिएट की है ताकि आपको एनालिटिकल स्किल बनाने का थोड़ा सा मौका मिले।
तो जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई करने में मदद हो जाए, क्योंकि इसके अंदर यूज केसेस बेतहाशा हैं। तो यूज केसेस के होने की वजह से मैंने यूज केसेस को और एक्टर्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। अगर मैं इस पूरे के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दूं तो हमारी यूज केस डायग्राम बन जाएगी। तो यू हैव टू फर्स्ट, मैंने इसके अंदर जो लूप होल है वो दो लेवल के हैं। एक तो यूज केसेस में कुछ गड़बड़ है, जानबूझ के मैंने छोड़ी है। दूसरी जो एक्टर्स हैं दे कैन बी रिड्यूस्ड, जो एक्टर्स हैं वो मैंने ज्यादा बना दिए, वो कम भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ पॉसिबली वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्टर्स या वी कैन बेटर यूटिलाइज देम। यानी बजाय इसके कि हम लोग हर चीज को एक्टर बनाते जाएं, बनाने को तो हम 20 एक्टर बना देंगे लेकिन वो अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। रीजन कि एक बात याद रखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि रिक्वायरमेंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यूज केस डायग्राम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसके बाद वाली जितनी भी डायग्राम्स बनेंगी या जितनी भी डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसका फॉलोअप होंगी। तो अगर यहाँ पे 10-15% की गड़बड़ इस ओके नॉर्मल चीज है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यानी हम कभी ये नहीं कहते कि 100% यूज केस डायग्राम बिल्कुल ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा कहना भी गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 10% ही ठीक हो। तो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इग्नोरेंस जो कि हम लोग 10 से 15% का मार्जिन रखते हैं, टाइमलाइंस में भी, रिक्वायरमेंट्स में भी, और जो रिक्वायरमेंट के यानी यूज केस डायग्राम के बाद जो डायग्राम्स बनती हैं उनमें भी इतना मार्जिन होता है। तो आपका टास्क मैंने आपको बता दिया है, यू हैव टू डू दिस टास्क, इसको करने की कोशिश करें। तो यूज केस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी वो अभी हमारी यहाँ पे अब खत्म हो रही है। जस्ट अ रिमाइंडर, यूज केस डायग्राम स्टैटिक जो कैटेगरी थी यूएमएल डायग्राम्स की, उसकी सबसे पहली डायग्राम थी। अब हम यूएमएल की जो स्टैटिक कैटेगरी है उसकी जो अगली डायग्राम बनती है उसको डिस्कस करते हैं, और वो डायग्राम थी हमारी क्लास डायग्राम। अब जो हमारी क्लास डायग्राम है इसको यूं कहना चाहिए, इट्स एन फॉलो अप ऑफ द यूज केस डायग्राम। मतलब हम यूज केसेस के अंदर जितने भी एक्टर्स यूजली आइडेंटिफाई करते हैं और जितने भी यूज केसेस आइडेंटिफाई करते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट, या यूं कहना चाहिए दे हैव अ रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ क्लासेस, दे हैव रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ मेथड्स, they have a relationship with the attributes, they have a relationship between the relationship of the classes। तो अब क्लास डायग्राम को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो क्लास डायग्राम है ये बेसिकली स्टैटिक स्ट्रक्चर बताती है हमारी क्लास का, और इस डायग्राम के अंदर सिस्टम्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, और ये डायग्राम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसको मैं कहना चाहिए इट्स अ कोर डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। यानी ये वो डायग्राम है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी, नाउ वी आर रेडी फॉर कोडिंग। यानी अगर मैं लूजली स्पीकिंग चलूं, यानी मैं कहूं कि मुझे यूएमएल में से मिनिमम नंबर ऑफ डायग्राम बता दें जो मैं सीखूं और मैं सिस्टम डेवलप कर सकूं, तो उनमें से ये सबसे कोर डायग्राम है। लेकिन इस डायग्राम तक पहुंचने के लिए आपकी जो यूज केस डायग्राम है इट हैज टू बी वेरी स्टेबल, इट हैज टू बी वेरी गुड। तो यूज केस डायग्राम के बाद जो डायग्राम हम बनाएंगे वो हमारी क्लास डायग्राम होगी। ठीक है, अब जो हमारी क्लास डायग्राम है अभी भी हम लोग स्टैटिक कैटेगरी ऑफ यूएमएल डायग्राम को स्टिक किए हुए हैं। अब हम लोग क्लास डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले जो आपको चीज समझनी है कि जो क्लास डायग्राम है ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स जो सिस्टम के अंदर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो सकती है, जो पॉसिबल इंटरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये एक लेवल हमें नीचे लेके आती है। यानी यूज केस डायग्राम जो थी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन थी जो कि हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हमने कैप्चर की हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता एब्स्ट्रैक्शन के लेवल को कम करना है। नाउ वी आर एट द सेकेंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कहना चाहिए कि हमने यूज केस डायग्राम से हम अगले लेवल पे आ गए हैं। वी आर अ स्टेप अहेड, या वी आर अ मोर नियर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यानी हम लोग कोडिंग के एक स्टेप करीब आ गए हैं। तो
जो हमारी क्लास डायग्राम है वो ना सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट्स जो सिस्टम के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करती है कि ये ऑब्जेक्ट्स के आपस के अंदर इंटरेक्शन क्या है, जो कि हम एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्रामर ने आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अभी क्लास डायग्राम के बाद एक दो डायग्राम्स अभी और बनेंगी बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द कोडिंग। तो अब हम क्लास डायग्राम का जेनेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आप जावा में बना लें, चाहे सी में बना लें, चाहे डॉट नेट में बना लें, चाहे PHP में बना लें, चाहे पाइथन में बना लें, किसी भी लैंग्वेज में बना लें, द जेनेरिक स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। अब क्लास डायग्राम के अंदर देयर विल बी मल्टीपल क्लासेस। अब हर क्लास का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो मोर और लेस यही होगा, जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसका स्ट्रक्चर वही होगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। अब स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी जो क्लास डायग्राम के अंदर क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि हम एक बॉर्डर लाइन बनाएंगे एंड देन वी जो हमारी डायग्राम होगी उसके 3 कंपार्टमेंट्स होंगे। सबसे पहला जो उसका पोर्शन होगा उसमें हम क्लास का नाम लिखेंगे, और जो दूसरा पोर्शन होगा उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे, जो और तीसरा पोर्शन होगा उसके अंदर हम ऑपरेशंस का नाम लिखेंगे, यानी जो भी प्रोसेसेस होने में कहूंगा, जो भी मेथड्स वो क्लास सपोर्ट करेगी, जो भी मेथड्स वो क्लास हमें प्रोवाइड करेगी वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ओवरऑल 3 चीजें क्लास डायग्राम हमें बताती है। एक ये बताएगी कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी यूज केस डायग्राम से ड्राइव कर रहे हैं। मेथड्स कौन कौन से हमारी क्लास डायग्राम हमें बताएगी जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ये यूजुअली यूज केसेस से ड्राइव करते हैं, यानी जो क्लास का नाम है वो यूजुअली हमारे एक्टर्स से मैप कर लेते हैं हम लोग। यूजुअली मैं कह रहा हूं, डोंट टेक इट टू 100%। और फिर उसके बाद जो हमारे यूज केसेस हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं मैप करने की, जो हमारे मेथड्स हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फिर उन्हीं से ड्राइव होते हैं। तो 3 चीजें हमें क्लास डायग्राम के अंदर मेंशन करनी पड़ती हैं। इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम एक रियल टाइम क्लास डायग्राम देख लेते हैं जो कि किसी एक सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है। अब सबसे जो पहला पोर्शन है इस क्लास डायग्राम के अंदर वो है क्लास का नाम। मैंने क्लास का नाम रखा है फ्लाइट। दूसरा जो पोर्शन है वो है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के आपको डिफरेंट तरीके मिल जाएंगे। मैं 2 तरीके आपसे डिस्कस करूंगा। एक तरीका अभी इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रहा है और एक तरीका इससे अगली स्लाइड में जो आपको नजर आएगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग या यूं कह लें कोई स्ट्रिक्ट बाइंडनेस नहीं है, आप दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए। रूल सिर्फ ये है कि पहले आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है और फिर कॉलन डाल के उस एट्रीब्यूट की डेटा टाइप लिखनी है। यानी मैंने पहले एट्रीब्यूट लिखा फ्लाइट नंबर, दूसरा एट्रीब्यूट लिखा डिपार्चर टाइम, तीसरा एट्रीब्यूट लिखा फ्लाइट ड्यूरेशन, फिर कॉलन डाल के मैंने ये बताया कि जो फ्लाइट नंबर है उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, जो डिपार्चर टाइम है उसकी डेटा टाइप है डेट, जो फ्लाइट ड्यूरेशन है उसकी डेटा टाइप है मिनट्स। तो ये रूल बस याद रखिएगा कि आपने पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखना है और फिर कॉलन डाल के उस हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आपने उस एट्रीब्यूट की डेटा टाइप बतानी है। ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट फिल हो गया या दूसरा पोर्शन फिल हो गया। तीसरा पोर्शन जो है जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो है हमारे मेथड्स। अब मैंने 2 मेथड्स इस क्लास के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। पहला मेथड है डिले फ्लाइट और दूसरा मेथड है गेट अराइवल टाइम। अब जस्ट अ रिमाइंडर के लास्ट लेक्चर में जब हमने जावा की डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम लोग एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट हम उसका गेटर और सेटर मेथड यानी गेट और सेट मेथड हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस हम लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का ये रूल है कि आपने डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं करनी किसी भी आउटसाइड क्लास को। तो जो ये गेट अराइवल टाइम है ये बेसिकली उसी तरह की चीज है कि ये फ्लाइट ड्यूरेशन के अगेंस्ट हम लोग कुछ ना कुछ इसके अंदर मेथड करेंगे या कुछ ना कुछ हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। ये जो 2 मेथड्स हैं ये गेट और यानी गेटर और सेटर के अलावा हैं। वो तो डिफॉल्ट में अंडरस्टूड है कि आपने अगर आपके 3 एट्रीब्यूट हैं तो आपने 6 मेथड यानी 2 मेथड्स पर एट्रीब्यूट वो तो लिखने ही लिखने हैं। तो अब जो हमारा पहला मेथड है वो था डिले फ्लाइट। अब जो डिले फ्लाइट है
इसके अंदर मैंने जो पैरामीटर पास किए हैं वो मैंने एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया है और उस पैरामीटर का नाम मैंने रखा है नंबर ऑफ मिनट्स। अब ये मेरे इनपुट पैरामीटर्स हैं। अब इनपुट पैरामीटर लिखने का भी तरीका ये होता है कि आप पैरामीटर का नाम लिखेंगे पहले, फिर कॉलन डाल के उसकी डाटा टाइप लिखेंगे कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू हम इस मेथड के अंदर पास करेंगे। जो भी क्लास या जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा उसने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी है। और फिर मैंने आखिर में कॉलन डाल के लिखा है डेट। इसका मतलब ये है कि जो ये मेथड होगा ये डेट रिटर्न कर रहा होगा। अब जो डेट है उसका फॉर्मेट dd यानी डेज, mon यानी मंथ के लिए, और yy यानी ईयर यानी सेंचुरी और ईयर, ये फॉर्मेट भी हो सकता है या कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। ये आपको डेट रिटर्न करेगा मेथड, यानी वी विल पास द नंबर ऑफ मिनट्स इनटू दिस मेथड एंड दिस मेथड विल गिव अस द डेट वैल्यू एज अ रिटर्न वैल्यू। अब जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है गेट अराइवल टाइम, इसके अंदर हम कोई वैल्यू एज ए पैरामीटर पास नहीं कर रहे, ये हमें सिर्फ डेट रिटर्न कर देगा इस फ्लाइट की कि इस फ्लाइट का अराइवल टाइम क्या है। तो दो मेथड में मैंने आइडेंटिफाई किए। इस डायग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है। यूजुअली जो क्लास का नेम होता है वो हम लोग जो पहला कैरेक्टर होता है हमारे क्लास के नेम का वो यूजुअली अपर केस में होता है और उसके बाद सारे लोअर केस में लिखते हैं। ये यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस हम इसको कहते हैं, कोई रूल नहीं है लेकिन इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद दूसरे पोर्शन में हम एट्रीब्यूट्स का नाम फॉलोड बाय द डाटा टाइप, और तीसरे में हम मेथड्स का नाम लिखते हैं। उनकी प्रोसेसिंग अभी नहीं लिखेंगे। ये मेथड्स डिफॉल्ट मेथड यानी गेटर, सेटर एंड जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हैं उनके अलावा हैं। ये हमारे कोर मेथड्स हैं जो इस क्लास के अंदर मौजूद होंगे, इस क्लास के स्पेसिफिक मेथड्स हैं। अब जो ये क्लास डायग्राम है, अब इसके अंदर हमने फ्लाइट से रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट्स हैं, फ्लाइट से रिलेटेड जितने मेथड्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। यानी अब फ्लाइट के अंदर अगर मैं लिख दूं एयरपोर्ट आईडी, या मैं ये लिख दूं कि द कॉस्ट ऑफ टिकट, एट्रीब्यूट गलत नहीं है लेकिन दीज आर नॉट रेलिवेंट टू फ्लाइट। तो हमने रेलिवेंट एट्रीब्यूट लिखने हैं हर क्लास के अगेंस्ट। जिस तरह हम लोग डेटाबेस के अंदर एंटिटीज बनाते हैं और एंटिटीज के अंदर हम स्पेसिफिक एंटिटी के एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसी तरीके से क्लास डायग्राम बनाते वक्त क्लास के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लिखने हैं अपने क्लास डायग्राम के अंदर। दिस इज अ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ क्लास डायग्राम। एंड अदर वे ऑफ डूइंग द सेम इज कि अभी देखिए मैंने क्लास का नाम जो मैंने अब डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, क्लास का नाम है माय क्लास नेम, एक जनरल नाम है। अब यहाँ पे आप फर्क देखें कि मैंने एट्रीब्यूट 1 से पहले प्लस का साइन डाला हुआ है और फिर कॉलन डाल के मैंने बताया है कि वो इंट है। फिर एट्रीब्यूट जो हमारा 2 है उससे पहले मैंने माइनस का साइन डाला है और फिर मैंने कॉलन डाल के ये बताया कि ये फ्लोट है। और जो एट्रीब्यूट नंबर 3 है उसके साथ उसके नाम से पहले मैंने हैश का सिंबल डाला है और फिर मैंने ये बताया कि वो सर्कल टाइप का है मेथड, मतलब वो हमारा डाटा एलिमेंट है। फिर मैंने कुछ मेथड आइडेंटिफाई किए, मतलब मैंने 3 मेथड आइडेंटिफाई किए हैं। पहला op1 है, इससे पहले ही मैंने प्लस का साइन डाला है। फिर op2 है, इससे पहले ही मैंने माइनस का साइन डाला है। फिर op3 है, इससे पहले ही मैंने हैश का सिंबल डाला है। अब इस डायग्राम में और जो इससे पिछले वाले डायग्राम है उसमें सिर्फ एक फर्क है। वो फर्क ये है कि मैंने प्लस, माइनस और हैश के सिंबल इससे पहले वाले डायग्राम में इंटेंशनली नहीं डाले थे और इस डायग्राम में इंटेंशनली डाले हैं। ये जो सिंबल्स हैं ये बेसिकली विजिबिलिटी या स्कोप ऑफ वेरिएबल्स या डाटा आइटम जो हमारे एलिमेंट्स हैं एंड मेथड्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी स्कोप ऑफ डाटा एलिमेंट एंड मेथड क्या चीज है, ये बेसिकली एक्सेसिबिलिटी का लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं एक्सेसिबिलिटी का लेवल डिफाइन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जो एट्रीब्यूट नंबर 1 है जो प्लस का सिंबल होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इट इज अ पब्लिक एट्रीब्यूट। पब्लिक एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास इस मेथड इस एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। जो एट्रीब्यूट 2 है उससे पहले मैंने लिखा है माइनस का साइन। माइनस का मतलब है कि इट इज अ प्राइवेट डाटा मेंबर।
प्राइवेट डाटा मेंबर का मतलब ये होता है कि इस एट्रीब्यूट को सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सकती है, नॉट इवन ड्राइव क्लास। यानी जो इनहेरिटेंस हमने पढ़ी है, इनहेरिटेंस में जो ड्राइव क्लास है, इवन वो क्लास भी माइनस वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकती। अब जो माइनस वाला सिंबल है वो तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि इट इज अ प्राइवेट। अब जो हैश वाला सिंबल है वो ये शो कर रहा है कि इट इज अ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर से मुराद ये होती है कि जो आउटसाइड वाली क्लास है वो इसको एक्सेस कर सकती है, मतलब वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन जो ड्राइव क्लासेस हैं वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हैं, और विद इन जो ये क्लास है वो तो इसकी एक्सेसिबिलिटी है ही। मतलब अब दो तरह की एक्सेसिबिलिटी हो गई, एक तो है ड्राइव क्लासेस की एक्सेसिबिलिटी, दूसरी है कि जो हमारी आउटसाइड क्लासेस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी, और तीसरी है विद इन द क्लास एक्सेसिबिलिटी। एंड सेम रूल्स अप्लाई टू द जो हमारे मेथड्स हैं। अब मेथड्स में मैंने प्लस के सिंबल के अलावा आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इन लिखा है P1 के साथ, इन आउट लिखा है P2 के साथ, और आउट लिखा है P3 के साथ। अब दो लेवल की बेसिकली एक्सेसिबिलिटी है। एक तो मेथड्स हैं कि जो हमारी क्लास है वो इस मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, ड्राइव क्लासेस को एक्सेस दे रही है कि नहीं दे रही, और तीसरी चीज ये कि जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो पैरामीटर पास हैं उनका ग्रैनुलैरिटी का लेवल क्या है। यानी जो मेथड है, क्या पैरामीटर जो उसके अंदर पास हुआ है, क्या वो उसकी वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकता है, क्या वो उसकी वैल्यू को सिर्फ राइट कर सकता है, या दोनों कर सकता है। अब ये एट्रीब्यूट लेवल ग्रैनुलैरिटी है, यानी हम एट्रीब्यूट के साथ भी ये अटैच कर सकते हैं कि वो सिर्फ रीड ओनली है, यानी उस मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल P1 जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो और जो हमारा P2 है उसका मतलब ये है कि वो रीड राइट दोनों है, क्योंकि वो इन भी है और आउट भी है, यानी हम उसकी वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम कुछ वैल्यू राइट भी करवा सकते हैं। और जो हमारा P6 है वो जो कि सिर्फ आउट है, इसका मतलब ये है कि वी कैन ओनली राइट इनटू इट। हम उसकी वैल्यू को रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई वैल्यू राइट करवा सकते हैं। यानी ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू के लिए यूज होता है यूजी प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी अब हमने ये देख लिया कि प्राइवेट क्या, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, और हमने ये देखा कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर क्या होते हैं, फिर हमने इनको देखा, इन आउट को देखा और आउट को देखा। अब इसी डिस्कशन को मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने अब प्रेजेंट करने लगा हूं, जो कि आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्सेस लेवल के मेंबर एक्सेस विद इन द सेम क्लास, मेंबर एक्सेस ऑफ द ड्राइव क्लास, एंड मेंबर ऑफ एनी अदर क्लास। एनी अदर क्लास का मतलब है कि आउटसाइड क्लास। और ऊपर आपको तीन तरह के एक्सेसिबिलिटी के लेवल नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, और तीसरा है प्रोटेक्टेड। जो मेंबर ऑफ सेम क्लास हैं वो पब्लिक के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी होती है, और जो एनी अदर क्लास है उसके अंदर भी उसकी अवेलेबिलिटी होती है। यानी फर्स्ट कॉलम में आपको यस नजर आ रहा है। जो प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं हमारे, वो विद इन द सेम क्लास वो अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। यानी नॉट इवन इन द ड्राइव क्लासेस एंड नॉट इवन इन द एनी अदर क्लासेस। और जो प्रोटेक्टेड हैं, जो सबसे आखिरी कॉलम है, वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि प्रोटेक्टेड जो है वो विद इन सेम क्लास भी अवेलेबल होते हैं, यानी डाटा मेंबर एंड मेथड, और ड्राइव क्लासेस के अंदर भी जो हमारे डाटा मेंबर और मेथड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल क्लासेस हैं, आउटसाइड क्लासेस हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो जो इसके अंदर सबसे ग्रैनुलर लेवल ऑफ एक्सेस है, यानी जो सबसे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, वो हमारी प्राइवेट की होती है, और जो सबसे एक्सटेंडेड है या मोस्टली यानी जो बहुत ज्यादा लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो हमारी पब्लिक है, और जो इन बिटवीन हाइब्रिड है वो हमारी प्रोटेक्टेड है। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पब्लिक,
प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं, यानी जो डाटा एलिमेंट का एक्सेस लेवल है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिस्कस भी कर लिया, एंड सेम लेवल ऑफ डाटा एक्सेस इज अप्लाइड ऑन द मेथड्स आल्सो। ये तो लेवल 1 था। अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पैरामीटर पास होते हैं मेथड्स के अंदर, उनके साथ हम लोग किस तरह का बिहेवियर या किस तरह का उसके साथ एक्सेसिबिलिटी का लेवल हम लोग अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में भी दिखाया था, 3 तरह के बेसिकली एक्सेस लेवल होते हैं या रीड राइट के मोड होते हैं, यूं कहना चाहिए मुझे, जो कि पैरामीटर पासिंग के साथ या जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनके साथ अटैच कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन मोड। इन मोड का मतलब ये होता है कि जो भी मेथड के अंदर हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू उसके अंदर कॉलिंग ऑब्जेक्ट पास करेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग के दरमियान। यानी फॉर एग्जांपल अगर op1 हमारा मेथड था, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया जिसकी मोड था इन, और मैंने वैल्यू पास कर दी 2। अब ये जो वैल्यू 2 है मेरे पैरामीटर की, ये 2 ही रहेगी, इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोसेसिंग या थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ द मेथड, क्योंकि ये रीड ओनली है। रीड ओनली से मुराद ये होती है कि इट कैन कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी मैं इसको जो मेरा वेरिएबल p1 है या वेरिएबल का नाम जो भी है, उसको मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकता। मतलब इसकी वैल्यू मैं किसी को असाइन तो कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर कोई नई वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। यानी जब ये मेथड खत्म होगा, इस पैरामीटर की वैल्यू 2 ही रहेगी, इट कैन नॉट बी रीराइट, मुझे यूं कहना चाहिए। तो जो इन है बेसिकली रीड ओनली मोड को आइडेंटिफाई करता है। यानी ये ऐसी वैल्यू के लिए है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू, ऐसा पैरामीटर के लिए है जिसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोसेसिंग ऑफ द मेथड, इसकी वैल्यू इंटैक्ट रहे, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये इन पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर होता है आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर से मुराद ये होती है कि ये वैल्यू रीड हम लोग कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो आउट पैरामीटर है ये बेसिकली रिटर्निंग वैल्यू के लिए यूज होता है। मतलब जो भी पैरामीटर या जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, उस ऑब्जेक्ट ने जो रिटर्न वैल्यू रीड करनी है या जो रिटर्न वैल्यू उसने रीड करनी है, उसको जो रिटर्न वैल्यू मिलनी है, वो आउट पैरामीटर के जरिए वो रीड करेगा। अब यहां पे ड्यूल आपको नजर आ रहा होगा कि जो कॉलिंग मेथड है या जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो जो वैल्यू उसको रिटर्न हो रही है वो आउट पैरामीटर के अंदर अवेलेबल होगी, और आउट पैरामीटर के जरिए ही कॉलिंग ऑब्जेक्ट उस आउट पैरामीटर की वैल्यू को रीड कर रहा होगा। यानी इसकी वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे वो चेंज हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब ये इनकी तरह नहीं है, इसके अंदर जो पैरामीटर वैल्यू पास हो रही है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इन एडिशन टू दैट जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, ये जो वेरिएबल होगा जिसका मोड आउट होगा, वो रिटर्न वैल्यू भी कर रहा होगा। यानी जो भी इस मेथड ने वैल्यू रिटर्न करवानी है वो इस तरह के वेरिएबल में राइट करवा देगा जिसका मोड आउट है। मतलब वन मेथड कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अगर हमारे पास 2 पैरामीटर ऐसे हैं जिनका मोड आउट है, तो उसका मतलब है कि एक मेथड 2 वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एंड इट इज परफेक्टली अवेलेबल, इट इज परफेक्टली एप्लीकेबल, क्योंकि अभी हम लोग किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। अब तीसरी तरह का जो मोड है वो है इन आउट। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे, इसकी वैल्यू इस पैरामीटर की वैल्यू हम लोग पास करेंगे, इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू हम राइट भी कर सकते हैं। यानी ये रीड राइट की दोनों की फंक्शनैलिटी या दोनों की प्रोसेसिंग हमें इस तरह के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल होगी। तो जो इन है वो सिर्फ रीड के लिए, जो आउट है वो रिटर्न वैल्यू के लिए या यूं कह लें राइट वैल्यू के लिए, और जो इन आउट है वो दोनों के लिए है। इसके अंदर वैल्यू हम पास भी कर सकते हैं, इससे हम वैल्यू रीड भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आउट पैरामीटर होता है उसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं हुई मिलती हमें।
हम उसके अंदर खुद वैल्यू राइट करवाते हैं ताकि होस्ट जो ऑब्जेक्ट है या जो होस्ट क्लास है वो उसकी वैल्यू को रीड कर सके। अब वैल्यू उसके रिटर्न हो रही है लेकिन जो होस्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको रीड करेगा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो टू रैप अप द डिस्कशन, क्लास डायग्राम के अंदर क्लास का नेम, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट के साथ उसका एक्सेस लेवल, मेथड, मेथड के साथ उनका एक्सेस लेवल, और फिर मेथड के साथ जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर के साथ वी विल ट्राई कि हम लोग उसका मोड अटैच करें कि इन है, आउट है, इन आउट है। अगर हम नहीं भी करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो इन आउट को फॉर एग्जांपल सपोर्ट नहीं करती, तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट बाइंडिंग। लेकिन अगर वो कोई लैंग्वेज लाइक फॉर एग्जांपल ओरेकल है, अब वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी जो PL SQL लैंग्वेज है वो इन आउट और इनको सपोर्ट करती है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लूजली स्पीकिंग ये सारी वो चीजें हैं जो एक क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होती है एक क्लास को। तो अभी हमने सिर्फ एक क्लास का स्ट्रक्चर देखा है, उसके पैरामीटर देखे हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और हम ये देखेंगे कि डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, और कितनी तरह की रिलेशनशिप्स हैं जो क्लास डायग्राम के दरमियान एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अभी हमारी क्लास डायग्राम के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई है जो कि अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। अगले लेक्चर में हम ये भी देख लेंगे कि जो हमारी क्लास डायग्राम है उसका रिलेशनशिप क्या बनता है यूज केस डायग्राम के साथ, और अगर यूज केस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो हाउ दैट इनकंसिस्टेंसी इज रिफ्लेक्टेड इनटू द क्लास डायग्राम। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि जो क्लास डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, और जो रिलेशनशिप्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बिटवीन द क्लासेस ऑफ अ क्लास डायग्राम, तो वो कैसे इंपैक्ट होता है। क्योंकि अगर हमारे प्रोसेसेस यूज केस डायग्राम में सही आइडेंटिफाई नहीं हुए यूज केसेस सही आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस ऑफ अ क्लास डायग्राम। तो आपको ये दो तीन चीजें अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।